आपको जानना होगा कि आप बहुत सी अपनी ये टू व्हीलर्स है, बजाज है, हीरो है, टीवीएस है। आपको आश्चर्य होगा, इनके प्रोडक्शन का 50% प्रोडक्शन ये एक्सपोर्ट करते हैं। मैं केवल इसके इम्पैक्ट के बारे में आपको बताऊंगा कि हमारे देश के इकोनॉमी का पिछले अनेक सालों में जो अनेक महत्वपूर्ण निर्णय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में लिए गए हैं, उसमें ये सबसे ऐतिहासिक, रिवोल्यूशनरी और हमारे ग्रोथ रेट को और आत्मनिर्भर भारत को निर्माण करने वाला एक बहुत ही महत्वपूर्ण और ऐतिहासिक निर्णय है। ऐतिहासिक क्यों है? पहली बात तो ऐसा है कि देश का ऑटोमोबाइल सेक्टर टोटल 7.5 लाख करोड़ का है। 7.5 लाख करोड़ की उलाढाल टर्नओवर इस क्षेत्र में होती है और इसमें से 3.5 लाख करोड़ का एक्सपोर्ट है। यानी हमारे देश के इकोनॉमी को मजबूत करने वाला ये है कि 3.5 लाख करोड़ का हम लोग एक्सपोर्ट करते हैं। आपको जानना होगा कि आप बहुत सी अपनी ये टू व्हीलर्स है, बजाज है, हीरो है, टीवीएस है। आपको आश्चर्य होगा, इनके प्रोडक्शन का 50% प्रोडक्शन ये एक्सपोर्ट करते हैं। आप साउथ अफ्रीका में जाएंगे या अफ्रीकन देशों में जाएंगे तो हर जगह पर आपको ऑटो रिक्शा, बसेस, ट्रक अपनी दिखेगी। और इसके साथ साथ सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि हमारे देश में स्वाधीनता के बाद सबसे ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट पोटेंशियल, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट, करीब 50 से 50 लाख लोगों को डायरेक्ट और करीब 75 लाख, उन्हें 25 लाख और इनडायरेक्ट, ऐसे 75 लाख लोगों को इसने रोजगार दिया है। तो आप समझिए कि आज बड़े प्रमाण पर इस क्षेत्र में हमारे देश में जवान तरुण लोगों के लिए रोजगार उपलब्ध कराया और एक्सपोर्ट बढ़ाने से वेल्थ बढ़ेगी। और दूसरी बात ऐसी है कि अभी इंडिया में आप तो लोग सभी अध्ययन करते ही हैं, अब वर्ल्ड के जितने जितने रेप्यूटेड ब्रांड्स हैं ऑटोमोबाइल के, लगभग 99% ब्रांड इंडिया में प्रेजेंट है। तो ये सभी ब्रांड जो है ये आने वाले समय में इथेनॉल, मिथेनॉल, बायोडीजल, सीएनजी, एलएनजी, इलेक्ट्रिक और ग्रीन हाइड्रोजन, इस पर जो हम काम कर रहे हैं उसमें से मैं विश्वास के साथ बताऊंगा कि 5 साल के अंदर हमारा देश वर्ल्ड का नंबर 1 का ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरिंग हब बनेगा। अब ये नंबर 1 का मैन्युफैक्चरिंग हब बनाने में हमारी स्ट्रेंथ क्या है और वीकनेसेस क्या है? आपको ये भी पता होगा कि हमारे देश में कॉपर है, पर हम कॉपर इंपोर्ट करते हैं। हमारे देश में एल्यूमिनियम है, पर हम एल्यूमिनियम इंपोर्ट करते हैं। हमारे देश में आयरन ओर है, पर हम स्टील आयरन ओर वेस्ट 23,000 करोड़ का इंपोर्ट करते हैं। मैं आपको मोटी तौर पर इतना ही कहूँगा कि अभी कॉमर्स मिनिस्ट्री के हवाले से अभी कम से कम 3 लाख करोड़ हमारी मेटल जो है वो इंपोर्ट करते हैं, जिसमें से ये स्क्रैपिंग पॉलिसी से ये जो 3 लाख करोड़ का इंपोर्ट है ये हम लोग कम कर सकते हैं या समाप्त कर सकते हैं। अभी जैसे हमने प्रधानमंत्री जी ने अपने भाषण में उस दिन कहा था कि हम 23,000 करोड़ का स्क्रैप इंपोर्ट कर रहे हैं, क्योंकि हमारे देश में अब इंटरनेशनल लेवल पर स्टील प्राइस हमारे से दुगना है। भारत में जो स्टील प्राइस है वो अमेरिका में हमसे दुगनी है। वहाँ 2.25 लाख से 2 लाख रुपए पर टन स्टील मिलता है और हमारे यहाँ 60,000 रुपये है। और इसके बाद में हमारे देश में हम लोग लगातार प्रोडक्शन बढ़ा रहे हैं। अभी देश में इंटरनेशनल प्राइस और हमारे से आज दुगनी है, इसलिए हमारा एक्सपोर्ट बढ़ा है। एक्सपोर्ट बढ़ाने से क्या हुआ कि हमारी एमएसएमई और इंफ्रास्ट्रक्चर में प्रॉब्लम आई, क्योंकि हमारे यहाँ स्टील की प्राइस ये लगभग दुगना बढ़ी है, तो सब लोग अड़चन में आए। इसका कारण आयरन ओर का शॉर्टेज है, स्टील का शॉर्टेज है। अब ये जो स्क्रैपिंग होगा, इससे हमारे को जो वेस्ट स्टील मिलेगी उससे हम लोग रिसाइकलिंग करके इस डिमांड को हम पूरा करेंगे।
तो हमारे देश की वेल्थ में उसमें कंट्रीब्यूशन होगा। ये स्कीम 2015 से शुरू है। तब मैं शिपिंग मंत्री था और मैंने ये निर्णय किया कि कांडला पोर्ट में जेएनपीटी में 16 मीटर हुआ, कांडला में 18 मीटर हुआ, टुटीकोरिन में 18 मीटर हुआ। हमने सब पोर्ट का ड्राफ्ट बढ़ाया। ड्राफ्ट बढ़ाने का मतलब ऐसा है कि अगर 18 मीटर का ड्राफ्ट होगा तो 2 लाख टन का सामान लेकर शिप आ सकता है, और अगर ड्राफ्ट 16 मीटर का होगा तो 1.5 लाख टन का आएगा, और 14 मीटर का होगा तो 1 लाख टन का ही आएगा। तो एक शिप में हमारे आसपास के देशों में और वर्ल्ड में, आप अगर कभी फॉरेन में जाओगे तो एयरपोर्ट से निकलने के बाद आपको पता चलेगा कि ऐसी पुरानी गाड़ियों की ऐसी बिल्डिंगें जैसी खड़ी होती है वैसे उसका भंगार खड़ा हुआ है, क्योंकि वहाँ फैसिलिटी नहीं है। अब हम उसको कंटेनर मोड में लाकर, यानी एक एक को प्रेस करके उसके कंटेनर बनाकर, ये कांडला जैसे पोर्ट में 2 लाख टन का मटेरियल आएगा, जिसमें कॉपर है, एल्यूमिनियम है, स्टील है, रबर है, प्लास्टिक है। और वही कोशिश ये है, गुजरात का कार्यक्रम आपने सुना होगा कि हम वहाँ इंडस्ट्रियल क्लस्टर्स तैयार करेंगे, और ये पूरे रॉ मटेरियल को वहीं वैल्यू एडिशन करके उसके स्पेयर पार्ट्स बनेंगे, कंपोनेंट बनेंगे। और कंपोनेंट इंडस्ट्री भी बहुत बड़ी है, उसका भी एक्सपोर्ट है। तो हमारे यहाँ जो आज आप लोग व्हीकल यूज़ कर रहे हो, कोई छोटे छोटे इकोनॉमिक मॉडल यूज़ कर रहे हैं, तो उसकी कॉस्ट जो है वो हमारे अंदाज से 25 से 35% प्रोडक्शन कॉस्ट कम होने की संभावना है, क्योंकि ये जो मटेरियल जो वेस्ट निकलेगा ये सस्ता है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि देश के इकोनॉमी को, ग्रोथ को बढ़ाने वाला और एम्प्लॉयमेंट पोटेंशियल को बढ़ाने वाला ये है। इसमें रिकवरी जो है, विशेष रूप से पैसेंजर व्हीकल इंडस्ट्री जो है, वो कोविड के पहले हम लोग 10% तक ग्रोथ हुई थी, और अभी हमारे यहाँ कोविड के बावजूद भी काफ़ी जगह पर ग्रोथ हमने बढ़ाई है। और ये इंडस्ट्री ऐसी है कि इन्होंने देश की जीएसटी कलेक्शन में हो, एम्प्लॉयमेंट पोटेंशियल में हो, बहुत बड़ी उनकी कंट्रीब्यूशन है। अब ये जो स्क्रैपिंग में रॉ मटेरियल अवेलेबल होने के कारण, आपको पता है हमारा एल्यूमिनियम इंपोर्ट होता है ज़्यादातर, हमारा कॉपर इंपोर्ट होता है, और इसलिए मैंने, जब मैं एमएसएमई मंत्री था तो इंपोर्ट सब्स्टिट्यूट इकोनॉमी ऐसा हमने प्लान करके क्या क्या हमारे देश में तैयार हो सकता है इसकी योजना हम कर रहे थे। उसी में ये स्क्रैपिंग ऐसी बात है कि जिससे हमारा एल्यूमिनियम, कॉपर और स्टील, इसका इंपोर्ट कम होगा, और जो प्लास्टिक और रबर है उसका रिसाइकलिंग होगा। अब ये जो स्क्रैप के बारे में आपको 2-3 बातों के बारे में मैं अक्सर लगातार कहता हूँ कि इनोवेशन, एंटरप्रेन्योरशिप, साइंस, टेक्नोलॉजी, रिसर्च, स्किल्ड एंड सक्सेसफुल प्रैक्टिसेस, वी नेम इट एज ए नॉलेज एंड कन्वर्शन ऑफ नॉलेज इनटू वेल्थ इज द फ्यूचर। और दूसरी बात, मैं 10 साल से ये कहते आ रहा हूँ, कन्वर्शन ऑफ वेस्ट इनटू वेल्थ, कि कोई वेस्ट नहीं है। इट इज़ डिपेंडिंग अपॉन द लीडरशिप, इट इज़ डिपेंडिंग अपॉन द विजन ऑफ द लीडरशिप, और डिपेंडिंग अपॉन द टेक्नोलॉजी दैट यू कैन कन्वर्ट वेस्ट इनटू वेल्थ। तो इसका ये उदाहरण है। और इसमें अभी जो हमारी बैटरीज होती है उससे लिथियम आयन बाहर निकलता है। आपको पता होगा कि हम 86% लिथियम आयन बैटरी देश में तैयार कर रहे हैं, और जल्दी ही हम 100% तक बनाएंगे। तो इलेक्ट्रिक व्हीकल में बैटरी की कीमत ही 40-50% जाती है, स्कूटर और इसमें। जैसे ये बैटरी की कीमत कम हो जाएगी तो पेट्रोलियम और डीजल व्हीकल की तुलना में ई व्हीकल सस्ता भी हो सकता है। मेरा अनुमान है कि सस्ता होगा, और उसकी कॉस्ट भी कम है। मैं इलेक्ट्रिक गाड़ी यूज़ करता हूँ नागपुर में, तो मैं पेट्रोल की गाड़ी जो बुलेट प्रूफ यूज़ कर रहा था तो वो कम से कम 20 से 25 हज़ार रुपये का फ्यूल खर्चा करती थी। अब मैं 2,000 रुपये मेरा खर्चा आ गया, तो मैं इलेक्ट्रिक व्हीकल में घूमता हूँ। अब आप में से सभी पत्रकार हैं, अगर आप इलेक्ट्रिक बाइक और इलेक्ट्रिक गाड़ी अगर लेंगे तो बहुत से लोगों के पास तो गाड़ियाँ हैं, तो आप 6,000 रुपये, 7,000 रुपये तो पेट्रोल में, डीजल में खर्चा करते होंगे। अगर आपने इलेक्ट्रिक व्हीकल ली तो ये कीमत आपकी 1,000-1,200 रुपये में आ जाएगी, तो 5,000 रुपये महीने का आपका सेविंग हो जाएगा। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ जो है, जो अभी हमारे जॉइंट सेक्रेटरी ने आपको प्रेजेंट की, कि पहले हमारे सेफ्टी के बारे में हम उदासीन थे।
अब मैंने पिछले कुछ दिनों में, जैसे आप लोगों से चर्चा होती है, सजेशंस आते हैं, हमने इकोनॉमिक मॉडल में भी एयर बैग्स मैंडेटरी कर दिए। पहले क्या चलता था, सामने दो थी की मैंडेटरी की थी, तो मैंने नाराज होकर कहा कि सामने वाले दो लोगों की जान बचनी चाहिए और पीछे वाले मरने चाहिए। ऐसा आपको लगता है क्या? वो कुछ नहीं, इकोनॉमी मॉडल हो, लग्जरी मॉडल हो, लोगों की जान बचनी चाहिए, और हमने इसमें अब एयर बैग्स मैंडेटरी कर दी। दूसरी बात, आज एक ट्रक जो चल रहा है पुराना, वो अगर बंद हो गया तो 15 नए ट्रक जितना पोल्यूशन करेंगे उतना पोल्यूशन ही एक ट्रक कर रहा है। आप जो पुरानी गाड़ी लेकर जा रहे हैं, जो 12 गाड़ियां जितना पोल्यूशन करेगी उतना आज की आपकी पुरानी गाड़ी कर रही है, क्योंकि टेक्नोलॉजी बदल ली। ये जो BS4 से हम लोग BS6 पर गए एमिशन नॉर्म पर, उसके कारण टेक्नोलॉजी बदल गई। और इसलिए हमारे, अब मैं दिल्ली के लोगों को तो ये बताने की आवश्यकता नहीं है कि पोल्यूशन क्या है। हम लोग भुगत होगी है दिल्ली में, ये पूरे वर्ल्ड में। मैं लंदन में गया था तो लोग बोल रहे थे हमने दिल्ली का टिकट कैंसिल किया। बोला क्यों कैंसिल किया? बोले दिल्ली बहुत पोल्यूटेड है, हम नहीं आते दिल्ली। अब दिल्ली के पोल्यूशन को कम करना है तो ये ऑटोमोबाइल का पोल्यूशन बहुत बड़ा, 35-40%। और ये अगर हमारी पूरी, ये मैं मजाक में कहता हूँ, हमारे स्टेट ट्रांसपोर्ट की बसेस थी, मैं राज्य का नाम नहीं बताता, तो मैं अभी उसका भी मंत्री हूँ, तो मैं बोलता हूँ आपकी बसेस की विशेषता एक ही है, मैं बहुत अप्रिशिएट करता हूँ। तो मुझे मंत्री महोदय बोले, उनको लगा मैं बहुत अच्छी बात कह रहा हूँ, बोले बताइए क्या है? मैंने बोला तुम्हारे बस में हॉर्न छोड़कर सब बजता है। मैं नाम नहीं लेता, पर आप आजू बाजू के स्टेट में जाओ, टप पे लोग बैठते हैं तो हॉर्न छोड़कर सब बजता है, ऐसी बसेस है। पोल्यूशन का तो कोई यही नहीं है। तो मुझे लगता है कि इससे हमको निश्चित रूप से राहत मिलेगी। ये रेयर अर्थ मेटल्स है, स्क्रैपिंग से नियोडीमियम, रेयर अर्थ मेटल्स उसमें मिलेंगे, और उसमें जो NDFE मैग्नेट है बनता है, वो EV व्हीकल मोटर के लिए अपने को चाइना से इंपोर्ट करना पड़ रहा है, वो इंपोर्ट बंद हो जाएगा। एक इंपॉर्टेंट चीज़ ऐसी है कि इससे इंटरनेशनल मार्केट में कॉम्पिटिटिवनेस बढ़ेगी। आज अगर आपकी कॉस्ट देखो, मर्सिडीज और BMW हमारे देश में क्यों आए? वो जो कार वो जर्मनी में तैयार करती है, अगर वो कार वो 25 लाख में तैयार कर रहे हैं, तो इंडिया में उसी क्वालिटी की कार वो इंडिया में 16 लाख में बनाते हैं। क्योंकि हमारी लेबर कॉस्ट, हमारी पावर कॉस्ट, हमारी रॉ मटेरियल कॉस्ट उसकी तुलना में कम है। जैसे मैंने कहा कि अमेरिका में 2 लाख टन स्टील का भाव है और हमारे यहाँ भी 60,000 रुपये टन है। तो अमेरिका में अगर जो गाड़ी बनाएगा वो 2 लाख टन का रुपए से स्टील लेगा, और हमारे देश में लेगा वो 60,000 रुपये के कर रहा है। तो हम तो 60,000 को भी 40,000 करना चाहते हैं। तो हमारे यहाँ रॉ मटेरियल की कॉस्ट कम करने से हम वर्ल्ड मार्केट में हमारा कॉम्पिटिटिवनेस बढ़ेगा। अभी आप पोर्ट पे जाओगे तो मुंबई में BPT पे जाओ, ऐसे हजारों गाड़ियाँ खड़ी है, 6-6 हज़ार 8-8 हज़ार गाड़ियाँ, ऐसी नई गाड़ियाँ एक्सपोर्ट हो रही, बसेस खड़ी है, टाटा की, महिंद्रा की, वॉल्वो की, सब की, और हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं। हमारे यहाँ से ट्रैक्टर एक्सपोर्ट हो रहे हैं बांग्लादेश में। अभी मैं अगले महीने में इलेक्ट्रिक पर चलने वाले ट्रैक्टर को लॉन्च कर रहा हूँ, और मैंने अपना खुद का ट्रैक्टर जो डीजल पर था वो CNG पे कन्वर्ट किया, वो लॉन्च किया था। आप उस दिन आए थे, तो 1.25 लाख रुपए साल की कमाई उसमें बचत है। तो पहली बात तो ऐसी है कि इसमें हमारा एक्सपोर्ट बढ़ेगा, हमारे कंपोनेंट्स का भी, और इससे रोजगार और निर्माण होगा। एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि जो हमने अभी हमारे जॉइंट सेक्रेटरी ने कहा था, हमने सभी मैन्युफैक्चरर को रिक्वेस्ट की है कि आप इनका सेल 25% बढ़ेगा। ये कुछ लोगों ने लिखा है कि अगर पुरानी गाड़ी कोई स्क्रैप करेगा तो 100% लोग मेरे अंदाज से नई गाड़ी खरीद करेंगे। तो इसका डिमांड जो है एग्जिस्टिंग जो है उससे कम मेरे अंदाज से 20 से 30% सेल बढ़ेगा। सेल बढ़ेगा तो राज्य सरकार को और भारत सरकार को GST में, भारत सरकार को कम से कम 40,000 करोड़ और राज्य सरकार को 40,000 करोड़ GST बढ़ेगा, क्योंकि नई गाड़ियों का सेल बढ़ेगा, नया एम्प्लॉयमेंट खड़ा होगा, पोल्यूशन कम होगा, और इसमें एक्सपोर्ट बढ़ेगा,
तो उसके कारण भी एम्प्लॉयमेंट पोटेंशियल बढ़ेगा, कॉस्टिंग कम होगा तो कॉम्पिटिटिवनेस बढ़ेगा। और इसलिए ये जो पॉलिसी है ये बहुत विन विन सिचुएशन में है। और इसलिए हमने मैन्युफैक्चरर को रिक्वेस्ट की है कि हमने जो बाकी कंसेशन दिए इसमें 5% वो फिनिक्स उनका जो नया मॉडल होगा जो बाज़ार में जो ये सर्टिफिकेट लाएगा उसको वो 5% कंसेशन दे। अगर कोई 20 लाख रुपए की कार है नई और अगर वो सर्टिफिकेट देगा तो उसको 5% यानी 20 लाख के कार के ऊपर कम से कम उसको 5% यानी मुझे लगता है 50,000 रुपये उसको 50,000 ना 50,000 रुपये उसमें कंसेशन मिलेगा। जितनी महंगी कार 60 लाख की लेगा तो उसमें 3 लाख मिलेगा। तो नेचुरली इसके कारण लेने वाले को भी कंसेशन मिलेगा। अब जो वो कंसेशन में मेंटेनेंस कॉस्ट कम होगी और उसके साथ फ्यूल कॉस्ट भी कम करने के लिए हम अनेक प्रयोग कर रहे हैं, लॉजिस्टिक कॉस्ट कम होगी, कॉम्पिटिटिवनेस बढ़ेगा। तो मुझे लगता है इसकी जो विशेषता है इसमें हमने रिस्ट्रिक्शन रखी नहीं। जब ये बात अभी कह रहे हैं बिल्कुल सही है, मैं बहुत नाराज हुआ। मैंने बोला कोई ऑफिस में नहीं आना चाहिए, सब डिजिटल करो। सिंगल विंडो क्लियरेंस डिजिटल है, कंप्लीटली ऑनलाइन प्रोसीजर है, ओनली रजिस्ट्रेशन, नो ऑथोराइजेशन फ्रॉम सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट ग्रांट रिन्यू इन 60 days और डीम टू बी अप्रूव्ड, ऑल एनवायरमेंट नॉर्म्स टू बी फॉलोड लोकली, ऑल डिक्लेरेशन ऑन ए सेल्फ सर्टिफिकेट बेसिस। अब मेरी आपसे अनुरोध है कि इसके पूरे अध्ययन के बाद मैं ये मानता हूँ कि हर देश में, जैसे दिल्ली मुंबई में तो खूब खुलेंगे, पर हर बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट में वो जो भंगार में कार जाएगी उसके ट्रांसपोर्ट करने में इकोनॉमिक वायबिलिटी नहीं होगी। तो मैं ये कल्पना कर रहा हूँ कि 100 किलोमीटर में एक स्क्रैपिंग सेंटर होना ही चाहिए तो इकोनॉमी अच्छी होगी। तो इसलिए कम से कम हर डिस्ट्रिक्ट में एक, और कभी कभी कुछ डिस्ट्रिक्ट जो डेवलप है जैसे कानपुर है, लखनऊ है, यहाँ 5-5 जा सकते हैं। तो फिटनेस सेंटर और ये जो हमारे स्क्रैपिंग सेंटर्स ये बड़े प्रमाण पर खोलकर हम लोगों को रोजगार देना चाहते हैं। और इसलिए मैं ये मानता हूँ कि हमारा एयर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन और साउंड पोल्यूशन ये हमारे 3 बिग कंसर्न हैं। और क्लाइमेट चेंज की बात आप सबको पता है, प्रधानमंत्री जी ने पेरिस अकॉर्ड पर साइन करने के बाद अब हम 38% हमारी पावर ग्रीन पावर है। अब हम एनर्जी सेक्टर में ग्रीन हाइड्रोजन बनाने की बात कर रहे हैं ताकि हमारे देश का अभी इंपोर्ट बिल 8 लाख करोड़ का है पेट्रोलियम का, और ऐसा ही चलता रहेगा तो 5 साल के बाद वो 15 लाख करोड़ का होगा। और 15 लाख करोड़ का जब इंपोर्ट होगा क्रूड का तो पोल्यूशन इससे दुगना होगा। फिर आज दिल्ली की जो अवस्था है पोल्यूशन की वो इससे और 2 गुना खराब होगी तो क्या होगा आप ही विचार करना। अब हेल्थ प्रॉब्लम हमारे दिल्ली इस क्षेत्र के बिकॉज ऑफ पोल्यूशन है। तो इस समय पोल्यूशन को कम करना, आत्मनिर्भर भारत के सपने को पूरा करने के लिए ग्रोथ को बढ़ाना, रोजगार की निर्मित बढ़ाना, और देश को अगर आगे ले जाना है तो एक्सपोर्ट को बढ़ाना, निर्यात को बढ़ाना। और आज भी हमारे लोग बहुत अच्छा काम करें। जैसे मैंने कहा कि 2 व्हीलर में 50% प्रोडक्शन एक्सपोर्ट हो रहा है। अब ये मेरा अनुमान है कि शायद ये पॉलिसी आने के बाद कॉम्पिटिटिवनेस के कारण हमारे देश के ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री का एक्सपोर्ट भी 50% पर जाएगा, बढ़ेगा। तो उससे रोजगार होगा, वेंडर्स जो होंगे उनके काम मिलेंगे, लड़कों को रोजगार मिलेगा, और एमएसएमई में इसके क्लस्टर्स तैयार होंगे। तो ये विन विन सिचुएशन की पॉलिसी है। आपसे हमने ये अहमदाबाद में लॉन्च किया है, पर हमारा जो रिक्वेस्ट है आप सबसे कि ये टेक्निकल सब्जेक्ट है और इसको जितना सिंपल भाषा में समझाना उतना कोशिश हमारे राज्य मंत्री जी, जॉइंट सेक्रेटरी और मैंने की है। इसमें कमियां नहीं है ऐसा मैं दावा नहीं करता। जितने जितने लोग जो सजेस्ट करेंगे वो कमियां होगी तो सुधारेंगे। वी आर ओपन फॉर दैट। और इसलिए ये पॉलिसी यशस्वी होना ये सभी स्टेक होल्डर्स और देश के इंटरेस्ट में है। ये एक हिस्टोरिकल रिवोल्यूशनरी पॉलिसी है। देश के इतिहास में स्वाधीनता के बाद हमारी इकोनॉमी को बूस्ट करने वाला, जैसे आपको पता होगा कि पहले एम्बेसडर और फिएट 2 ही गाड़ियाँ थी और टाटा और महिंद्रा थी। बाद में मारुति शुरू हुई, मारुति से सुजुकी शुरू हुई, और तब
रोड पर केवल फियाट एम्बेसडर, अभी कोई फियाट एम्बेसडर है ही नहीं। अब पूरा ऑटोमोबाइल सेक्टर बदल गया, चेंज हो गया। इसका फायदा कितने लोगों को रोजगार मिला। आप अनेक शहर ऐसे, गुड़गांव जैसे शहर की जो रौनक, इसका कारण अगर कोई है तो ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री है। तो ऐसी देश की रौनक पूरी बढ़ाने वाली ये इंडस्ट्री है। स्क्रैपिंग से एडिशनल एम्प्लॉयमेंट क्रिएट होगा, पोल्यूशन को नियंत्रण से जनता का बहुत बड़ा फायदा होगा। तो इस सब पॉलिसी को आप पॉजिटिव रूप से जनता के पास लेकर जाएं, और टेक्निकल सब्जेक्ट होने के नाते अगर आपके मन में किसी भी प्रकार की शंका होगी तो उन सब बातों का निरसन करने का हम कोशिश करेंगे। और आपके मार्फत अगर ये इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया के द्वारा अगर ये टेक्निकल सब्जेक्ट सिंपल मेथोडोलॉजी के साथ अगर लोगों के पास जाएगा तो इसको सक्सेस मिलेगा। और इसीलिए मैंने तय किया था अहमदाबाद में ही कि दिल्ली में आप सबको बुलाकर आपको ये पूरे प्रोजेक्ट का, इसका किताब, इसकी पॉलिसी, इसके डिटेल्स, ये टेक्निकल जितनी है वो सब आपको दें। और फिर आपके मन में अगर इसके बाद कुछ शंका भी होगी तो उसका भी निरसन करें, और आप इसको सपोर्ट भी करें देश के हित में, और इसके ऊपर लिखें, कार्यक्रम करें। निश्चित रूप से हम इसके ऊपर आपको पूरा सहयोग करेंगे। आप विशेष रूप से मेरे निमंत्रण पर आए हैं तो मैं आपके आभार भी व्यक्त करता हूँ, और प्रेस कॉन्फ्रेंस ख़त्म करने के बाद आपको भोजन भी करके जाइए, यही आपसे अनुरोध है। अब आपको फोरम है, आपको जो पूछना है आप पूछिए, मैं उसके जवाब देने की मैं राज्य मंत्री जी और जॉइंट सेक्रेटरी भी हम आपको कोशिश करेंगे। थैंक यू वेरी मच, नमस्कार। सर मेरा 2 सवाल है। हाँ सर। एक तो आज जो प्रेजेंटेशन में जॉइंट सेक्रेटरी सर ने बोला कि 17% जो आपका जिनका रजिस्ट्रेशन नहीं है, फिटनेस नहीं है गाड़ियाँ, वो दिल्ली में है। और हम इस सरकार की एक बहुत खूबी, एक क्वालिटी देखते हैं, इस पर हर चीज़ पे 1 नेशन 1 राशन कार्ड, 1 नेशन 1 टैक्स। तो ये 1 नेशन 1 फिटनेस नॉर्म क्यों नहीं होगा दिल्ली में जो है 10 साल के बाद आपको, चाहे क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है, बंद हो जाएगा, उसके लिए क्या करेंगे? नंबर 1। नंबर 2, सर ने और एक बात कहा कि स्टेट गवर्नमेंट जो रोड टैक्स में छूट दे सकते हैं, ये आपका एक एडवाइजरी है, ये रूल में इट इज़ नॉट मैंडेटरी। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ सर, कितने स्टेट ने एग्री किया है? जो आपने 15% 25% कहा, वो कितना देंगे बोले हैं? अगर वो नहीं मानते हैं फिर पूरी पॉलिसी जो है थोड़ा सा लोगों को इतना लुभाएगा नहीं। इसमें पहले आपने दिल्ली के बारे में कहा, तो एक जुडिशियल ऑर्डर है यहाँ नेशनल ग्रीन्स ट्रिब्यूनल का, तो वो 10 साल और 15 साल का है, तो वो तो रहेगा ही। लेकिन जहाँ तक रोड टैक्स की बात है, ये एडवाइजरी नहीं है, ये रूल में हम लोग चेंज ला रहे हैं। ये एक फ़र्क है दोनों में। एज सेंट्रल गवर्नमेंट हम लोगों को कंकरेंट लिस्ट में पावर है कि हम प्रिंसिपल ऑफ टैक्सेशन डिसाइड कर सकते हैं। उसके तहत हम लोगों ने सुना, उसके तहत हम लोगों ने ये रूल में चेंज किया है। इट इज़ नॉट एन एडवाइजरी रोड टैक्स, क्योंकि वी आर ऑथोराइज्ड अंडर द कंकरेंट लिस्ट कि प्रिंसिपल ऑफ टैक्सेशन हम डिसाइड कर सकते हैं। तो उसमें ये अभी फाइनल रूल अब निकलेगा, जो ड्राफ्ट रूल में था। कुछ स्टेट्स ने ज़रूर कहा कि भाई कैसे कर रहे हैं, लेकिन हमने उनको भी संतुष्ट किया कि आप कॉन्स्टिट्यूशन पढ़िए, कंकरेंट लिस्ट में लिखा हुआ है कि प्रिंसिपल ऑफ टैक्सेशन सेंट्रल गवर्नमेंट डिसाइड कर सकती है, उसी के तहत हुआ। देखिए, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में 3 लिस्ट है, स्टेट लिस्ट, सेंट्रल लिस्ट एंड कॉन्करेंट लिस्ट, जो संविधान में है। जो स्टेट कानून बनाते हैं वो स्टेट लिस्ट के सब्जेक्ट है, जो सेंट्रल बनाती है वो सेंट्रल लिस्ट के है। ये हमारा सब्जेक्ट है कॉन्करेंट लिस्ट में, और इसमें हमारा अधिकार है और इसमें हमने किया। दूसरी बात, ये राज्य सरकार पर, ये इससे राज्य सरकार का रेवेन्यू बढ़ने वाला है, क्योंकि 25 से 30% ऑटोमोबाइल सेल जो बढ़ेगा उसका जीएसटी आधा राज्य को जाने वाला, आधा केंद्र को आने वाला है, तो ये फायदे का है। दूसरी बात, मैं सभी राज्य सरकार को और केजरीवाल जी को भी, दिल्ली की सरकार को भी आह्वान करूंगा कि पोल्यूशन हमारी बिग कंसर्न है दिल्ली में, और इसलिए ये पॉलिसी हमने राज्य सरकार के सहयोग से हमको इम्प्लीमेंट करनी है। और हमारा उद्देश्य है कि देश में नए रोजगार निर्माण हो, पोल्यूशन कम हो और लोगों को सस्टेनेबल जीवन मिले। और इसलिए मेरा विश्वास है कि इसमें कोई ये राजनीतिक विषय नहीं है, ये पब्लिक इंटरेस्ट का है, और भारत की सभी राज्य सरकारें इसमें हमें सहयोग मिले करेगी, और रेवेन्यू कम नहीं होगा किसी का। देखो, ये आप समझ लीजिए कि जो सेल 25 से 30% बढ़ेगा, जो नई गाड़ी खरीदी करेगा, अगर पुरानी गाड़ी स्क्रैप ही नहीं करेगा तो नई गाड़ी खरीदी नहीं करेगा। अगर पुरानी स्क्रैप करेगा और नई खरीदी करेगा तो फिर आपको टैक्स तो मिलना ही है उसके ऊपर।
तो उससे इकोनॉमिक ग्रोथ होने वाली है हमारी। तो ये राज्य सरकार, भारत सरकार, समाज के सभी स्टेक होल्डर्स, सबके फायदे की विन विन पॉलिसी है। इसमें किसी को हमने चार्ज नहीं किया है। नहीं, अभी क्या है, दिल्ली में हमारे पहले ही ग्रीन ट्रिब्यूनल ने कुछ ऑर्डर दे दिए हैं। तो ग्रीन ट्रिब्यूनल के ऑर्डर जो है हमसे भी ज़्यादा कड़े हैं। अब वो लीगली स्पीकिंग वॉट एवर द डिसीजन फ्रॉम द ग्रीन ट्रिब्यूनल इट इज़ बाइंडिंग ऑन दिल्ली गवर्नमेंट, तो उनको वो करना पड़ेगा। अब वो शायद अगर उनको लगता है तो ग्रीन ट्रिब्यूनल के पास जाकर भारत सरकार के नए लेजिस्लेशन में जाकर उनको रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि आपके ऑर्डर हमको इम्प्रूव करा दो, पर वो लीगल प्रोसीजर है। पर ओवरऑल हमें लगातार सुप्रीम कोर्ट, सब डिपार्टमेंट को पोल्यूशन के बारे में लगातार, मुझे तो सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ने बुलाया भी था, वो कोविड के कारण वो 2-3 बार मैं आ नहीं पाया। तो आज सुप्रीम कोर्ट भी चिंतित है। तो हमें जुडिशरी, स्टेट गवर्नमेंट, भारत सरकार और सभी स्टेक होल्डर्स, कंज्यूमर्स है, मैन्युफैक्चरर्स है, इन सब के सहयोग से, ये सबके लिए विन विन है। अगर पत्रकार भी अपनी गाड़ी बदल देगा तो भी उसका लाइफ सिक्योरिटी बढ़ेगी और उसका फ्यूल का खर्चा कम होगा। यानी कोई सेक्शन ऐसा नहीं है कि जिसके लिए फायदे का नहीं है। मैं उसका हिसाब अभी मेरे पास नहीं है। मैं आपको इतना ही कहूँगा कि हिंदुस्तान का ऑटोमोबाइल सेक्टर इज द बैकबोन ऑफ इंडियन इकोनॉमी। ये 7.5 लाख करोड़ की इंडस्ट्री है, उसमें 3 लाख करोड़, 3.5 लाख करोड़ का एक्सपोर्ट है। वर्ल्ड के पूरे ब्रांड यहाँ हैं। इसमें डायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट 50 लाख लोगों को और इनडायरेक्ट 25 लाख, ऐसे 75 लाख लोगों को रोजगार मिला है। और ये देश की इकोनॉमी से एक्सपोर्ट बढ़ने से और इसका टर्नओवर बढ़ने से, उसके जो वेंडर्स हैं, एंसिलरी इंडस्ट्रीज है, तो हमारे ग्रोथ में, हमारे जीएसटी कलेक्शन में नंबर 1 पर कौन है? जीएसटी देश को और राज्यों को मिलता देने वाली ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री है। तो ओवरऑल ये सबके लिए फायदे का है। और इससे 5 साल के अंदर जो मेरा सपना है कि हिंदुस्तान को ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरिंग का नंबर 1 का हब बनाना। और इसलिए मैंने कहा कि वो पुराना देश भर का, पहले एक था कि भंगार लाना फॉरेन इन्वायरमेंट मिनिस्ट्री से बंदी थी। कोई ख़राब बैटरी, यूज़ की हुई बैटरी लाना नहीं, यूज़ किए हुए टायर लाना नहीं। अब मैंने इन्वायरमेंट मिनिस्ट्री को लिखा है, अलाउ करो वेस्ट टू वेल्थ। अब उससे बड़ा, ये जो बैटरी है उससे लिथियम निकलेगा, ये जो टायर आएंगे उसकी पाउडर से रोड अच्छे बनेंगे बिटुमेन में डालकर। तो अब क्या है कि हर चीज़ को वेस्ट से हम लोग डेवलप कर रहे हैं। तो ये कोई कॉन्ट्रडिक्शन नहीं है, बिल्कुल फायदे का सर। और आत्मनिर्भर भारत में मैं आज हिसाब नहीं लगाया, पर इसमें ये सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूट करने वाला सेक्टर होगा। मैं फिर से आपको बता रहा हूँ, आफ्टर 47 इंडिया का सबसे ज़्यादा रोजगार देने वाला सेक्टर, इंडिया को सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट देने वाला सेक्टर, हिंदुस्तान में ये सेक्टर अगर और बढ़ेगा, 1.5 गुना होगा, तो एक्सपोर्ट बढ़ेगा, रेट कम होंगे, हमारी मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट कम होगी तो एक्सपोर्ट बढ़ेगा, तो वर्ल्ड में हम लोग इसमें लीडर बन जाएंगे। तो इसका बेनिफिट हमारे देश को होगा और इसी से हमारी इकोनॉमी स्ट्रांग होगी और आत्मनिर्भर भारत बनेगा। Sir, I have a question, sir. So this policy is a wonderful one and it should have come long back. But the successful implementation of the policy will depend upon investors. When the investors coming to set up scrapping centers as well as testing centers. And since it is in the domain of the states, so what would be your suggestion to the states to attract investment in both testing centers and scrapping centers? What kind of incentives they can provide? Or even if the center wants to provide any kind of incentives, sir, for these kind of investors? Actually, already from our government, we have given lot of incentives. Now the state government is planning to make the policy where they are encouraging the scrapping centers and fitness centers. They are all on PPP mode. So they are also offering lot of concessions. Already Gujarat government has formalized the policy. And already they deciding already where to establish the centers, and the Alang is the place where the scrapping is the historical place. Alang is the important because all ship scrapping is going on. On the same, that Alang is going to create jobs for 5 lakhs people by this policy. So they are making industrial cluster in that area. So the Tamil Nadu may open it to Tuticorin,
और केरल में समथिंग ओपन इन कोचीन, महाराष्ट्र में ओपन इट इन रत्नागिरी और समथिंग इन गोवा इट्स नियर टू दैट. So on the different logistic point of view, they can, our idea is to make starting of one scrapping center in one district, one center, one fitness center. But some of the district, the number of vehicle, actually this 1 crore is the data available of which year? 3 साल पहले का है. तो ये भंगार, एक बात याद रखो, पॉपुलेशन की ग्रोथ और व्हीकल की ग्रोथ दोनों हिंदुस्तान में वर्ल्ड रिकॉर्ड है. तो आप समझ लेना कि ये 3 साल पहले के 1 करोड़ है, आज कितना होगा, अब वो 1.5-2 करोड़ हो गया होगा. तो ये इतना अवेलेबल है कि इसकी कैपेसिटी इतनी बढ़ेगी कि कुछ डिस्ट्रिक्ट में 5-5 करने पड़ेंगे, क्योंकि 100-150 किलोमीटर 100 किलोमीटर के ऊपर ट्रांसपोर्ट करने की आवश्यकता नहीं पड़नी चाहिए. तो ये निश्चित रूप से सभी राज्य सरकार इसको पॉलिसी बना रही है, प्रोत्साहित कर रही है. और ये पीपीपी अभी इन्होंने, आपने पूछा इसलिए बता रहा हूँ, इन्होंने इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न जो आपको बताया वो 15 है. हम NHAI में काम करते, रोड बनाते, हमारा इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न 12 है. तो हमारे यहाँ तो भीड़ है पूरी, 30% बिलो जाके 12 IRR होने के बाद भी लोग दौड़ रहे हैं. अब ये 15 है. ये इनका, मैं भी बिजनेस मैनेजमेंट वाला हूँ, इनका IRR जो है ये कॉन्जर्वेटिव है. मैं इनको कॉन्ट्राडिक्ट नहीं कर रहा हूँ, इनको रिस्पेक्ट करते हुए मैं सुझाऊंगा, इन माई एस्टिमेट द IRR इज मोर देन 18 इज जस्ट लाइक ए गोल्ड माइन. बहुत पैसा मिलेगा और अच्छा प्रोजेक्ट है. आप अच्छा इसको वकालत कराइए, जो आप में से भी कोई खोलना चाहता है तो खोल दीजिए, बहुत कमाई होगी. सर मेरा एक सवाल है कि ये जो इसमें SME इन्वॉल्व होगी, छोटे छोटे प्लेयर्स होंगे, वो स्क्रैप कलेक्ट करेंगे वेरियस डिस्ट्रिक्ट सेंटर्स पे, तो ये स्क्रैप खरीदने के लिए ये जो बिग प्लेयर्स है ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में, तो उनकी कुछ पॉलिसी होगी कि कैसे स्क्रैप? जरूरत ही नहीं है सर. अभी देश में एल्यूमिनियम, कॉपर और स्टील, ये जो वेस्ट मटेरियल आ रहा है वो 3 लाख करोड़ का हमारा इंपोर्ट हो रहा है हर साल. अभी आपको बता दो, अभी जर्मनी से स्क्रैपिंग करके हुए पार्टिकल, मैंने हमारे कंसल्टेंट को पूछा था, वो क्या करते हैं, पूरी गाड़ी के टुकड़े निकालते इतने छोटे छोटे, और उसमें 42% एल्यूमिनियम है और रबर है, प्लास्टिक है, स्टील है. तो वो मैंने एक को पूछा कि ये तुम स्क्रैप खरीदी करो, बोले करेंगे. फिर इसका अलग कैसे करोगे, इसकी मशीन है क्या? तो बोले हम महिलाओं को काम में लगाएंगे. आपको मालूम है कारपोरेशन में वो जो कचरा जाता है सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट में, वहाँ प्लास्टिक, मेटल, ग्लास, ऐसे हजारों महिलाएं ये काम करती है, उसको वेस्ट को निकाल के एक करती है. अभी गुड़गांव से मुझे एक महिला उद्योजक आई थी, आज ही मिली थी. वो लड़की ये काम करती है स्क्रैपिंग का. वो कहती, मैंने उसको कहा कि सेल्फ हेल्प ग्रुप को करिए, और ये जो टूटा हुआ आएगा उसको मशीनरी भी होगी और उससे एल्यूमिनियम, कॉपर बाहर निकालना पड़ेगा, वो काम भी रोजगार के रूप में मिलेगा. और इसकी शॉर्टेज है, जो इंपोर्ट हो रहा है एल्यूमिनियम, कॉपर, उसकी कॉस्ट ज़्यादा है स्टील की, और देश में वो देंगे तो नेचुरल यही की मार्केट मिलेगा. तो इसमें कोई पॉलिसी की जरूरत ही नहीं, डिमांड ही ज़्यादा है इसकी. सर एक सवाल मेरा ये है कि जैसा आपने कहा कि 1 करोड़ का आपका असेसमेंट है कि इतनी गाड़ियां स्क्रैप के लिए तैयार हैं, 50 से 70 स्क्रैपिंग सेंटर अगले 5 साल का जो टारगेट है वो है. अधिकतर अभी भी MOU के स्टेज पे ही है, MSTC है, लेकिन बाकी जो MOU है अभी वही चल रहा है. तो ऐसा तो नहीं होगा कि, और अगले साल आप पॉलिसी लॉन्च कर रहे हैं, तो ऐसा तो नहीं है कि वेटिंग लिस्ट होगा? पहली बात तो हमारी पॉलिसी को भी वैसे थोड़ी देरी हुई है. मैं जो 2015 में इसके ऊपर हमने काम शुरू किया था, अब उसको काफ़ी पॉलिसी बनाते बनाते, क्योंकि नया विषय था और वर्ल्ड में था ये, ज़्यादातर जापान और बेल्जियम, 2 देशों में ये पॉलिसी ज़्यादा अच्छी है. हमने वर्ल्ड की सब पॉलिसी के अध्ययन किए, जर्मनी, जापान, बेल्जियम, ये सक्सेसफुल है वहाँ. ये सब करते करते हमें, और अप्रूवल लेते लेते, आपको तो पता है सिस्टम में हमको सब जगह जाते जाते वैसे भी थोड़ी देरी हुई है. पर मैं आपको एक बात बताता हूँ, हिंदुस्तान की ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री इसमें कितना प्रॉफिट है ये समझती है, और आपके मार्फत ये जो मैं बता रहा हूँ 18 IRR तक जाएगा, तो इतना तो कोई इंडस्ट्री में है नहीं सर. तो ये जब मालूम होगा तो बहुत लोग इसको डालेंगे, और मेरे को इतनी इंक्वायरी आ रही है, और मैंने इनको पॉलिसी में कहा ये रजिस्ट्रेशन करो, इसके पास जाओ, उसके पास जाओ, हर आदमी को सैल्यूट ठोको, बंद करो, ये कुछ नहीं होगा. एक डिजिटल फॉर्म है, रजिस्ट्रेशन है, ऑफिस में आना नहीं, लो और काम शुरू करो.
इवन इन्वायरमेंट को ये कम करने वाला है, क्योंकि गाड़ी को स्क्रैप करना, उसमें इन्वायरमेंट वालों के नियम थे, तो उनको कहा कि आप भी इसको एकदम सिंपल बनाइए। तो मुझे लगता है ये पूरा विन विन है। 2 साल के अंदर हिंदुस्तान में 300 यूनिट चालू हो जाएंगे, ऐसा मुझे लगता है। सर मेरा एक सवाल है कि थोड़ा सा इससे अलग है, अफगानिस्तान में तमाम जो इन्वेस्टमेंट मैं आज का अपना यही है, बंगार का ही विषय यही है। सर एक सवाल मेरा है कि जो पुरानी गाड़ियां स्क्रैप होंगी, जो भी जिसकी गाड़ी होगी, तो उसका क्या रेट, जैसे कुछ अमाउंट होगा उसका, जो वो चाहता जो गाड़ी का ओनर होगा, तो वो किस लिहाज से तय होगा? नए गाड़ी के कॉस्ट से 6 से 4% रहेगा सर। उसका रेट का फॉर्मूला क्या होगा, ये कौन तय करेगा? देखो ये मार्केट ड्रिवन है। अब क्या होगा, 4 सेंटर तैयार होंगे ना, जैसे आज होगा ना, इंडिगो बोलता मेरा दिल्ली का टिकट, मुंबई का टिकट 6000 का, तो स्पाइस बोलता 5500 का। तो ये धीरे धीरे 4-5 सेंटर होंगे, तो जिसको भंगार ज़्यादा चाहिए वो बोलेगा मेरा रेट होगा, तो नेचुरली मार्केट ड्रिवन है। सर अभी सबको फ्यूचर ब्राइट है। मैंने एक बताया कि 2 चीज़ों में हिंदुस्तान रिकॉर्ड करता है, एक पॉपुलेशन को बढ़ाने में और दूसरा ऑटोमोबाइल व्हीकल को बढ़ाने में। नितिन जी, दोनों भी काम गति से शुरू है। आप चिंता मत करिए, कितने भी ब्रांड आएंगे तो भी सेल मिलता है आपको। मैं अब ताज्जुब होगा, मैं जगह जगह जाता हूँ ट्रांसपोर्ट मंत्री के नाते, छोटे छोटे लोग इलेक्ट्रिक स्कूटर बना रहे हैं, बाइक बना रहे हैं, कोई कानपुर में बना रहा, कोई लखनऊ में बना रहा है, और अच्छे मॉडल्स हैं उनके। तो ये अभी धीरे धीरे सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट होता है, कॉस्ट और क्वालिटी, उससे ब्रांड वैल्यू नक्की होती है। नितिन तो जी, काफी लोग आ रहे हैं। हाँ। नितिन जी, लेफ्ट हैंड साइड, ये स्क्रैपिंग पॉलिसी में आपने जो कुछ भी मतलब अभी इन्होंने जो क्लैरिफिकेशन के एक्सप्लेन किए, मुझे अच्छा लगा। मुझे ये जानना जरूरी है कि जो स्क्रैपिंग पॉलिसी में आपने जो आइडेंटिफाई किया जाएगा, वो आपने क्या फोर्स करेंगे स्टेट को, जो यहाँ ही बनाना पड़ेगा? नहीं, हम क्यों फोर्स करेंगे? जो तो मार्केट में जिसको देना है उसको बेचे, जिसको स्क्रैपिंग करना है करे, जिसको जो करना है करे। हमने इसमें से कोई रिस्ट्रिक्शन रखे नहीं है। मैं तो आगे कह रहा हूँ, आपका मुद्दे मेरे मुद्दे को मिस इंटरप्रेट मत करना। मैं कह रहा हूँ कि वर्ल्ड में जितना जितना भंगार पड़ा होगा, 2 लाख टन के शिप में कांडला लेके आओ, टुटीकोरिन लेके आओ, और वो और सस्ता आएगा। और वहाँ जाके अभी भंगार की कीमत बढ़ रही है, तो ये तो फायदेमंद है। और इतना शॉर्टेज है कॉपर का, एल्यूमिनियम का, स्टील का, कि ये हमारे देश के लिए बहुत फायदा होगा। अब तो हम स्टील और ये एक्सपोर्ट कर रहे हैं। सर कोई ऐसी गाड़ी जैसे काफ़ी पुरानी हो, उसको हेरिटेज के तौर पे संभाल के रखना चाहे कोई, तो उसके लिए भी इसमें नियम अलग पॉलिसी बनाई है। हेरिटेज की गाड़ियों को सब हमने अलग प्रकार का कंसेशन दिया है, और हेरिटेज वालों की एक एसोसिएशन है, वो मुझे मिले, उनसे मैंने पूरे सजेशन लिए, और हेरिटेज वालों को हमने कंसेशन दिए। अब ये गाड़ी तक पूछे, आगे आदमियों के लिए मत पूछिए। आई भवानीचा गजर म्हणजे